Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Medhavi Mehra and I'll be teaching you 11th economics. जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हमने अपने चैप्टर नंबर 7 के काफ़ी सारे कंसेप्ट्स कर लिए हुए हैं। हमने हमारा शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड कर लिया हुआ है, फिक्स्ड फैक्टर्स वेरिएबल फैक्टर्स भी कंसेप्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने अपना लॉन्ग पीरियड एंड किया था। आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहले तो थोड़ा ब्रीफ लेके कि शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड में डिफरेंस था क्या, डिफरेंस है क्या। ठीक है, उसके बाद एक नया कंसेप्ट आज हम करेंगे, दैट इज टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। ये क्या होते हैं, ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और ये किस तरीके से शोकेस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला कंसेप्ट आएगा शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। यानी कि शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन जो हमने पढ़ा था और जो हमने लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, ठीक है, हमें क्लियर हो गए थे दोनों। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या, वो लास्ट टाइम रिकॉल करते हैं, देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या फर्क है। ठीक है, short period production function. It is a production function in which factor ratios tends to change with change in the volume of output. कहते हैं शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन वो होता है जब आउटपुट के वॉल्यूम में यानी आउटपुट में चेंज आने के कारण उसके फैक्टर रेशियोज में भी चेंज आए, उसको कहते हैं शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, यानी जब आपके आउटपुट में चेंज आ रहा है उसकी वजह से आपके वेरिएबल फैक्टर्स में भी चेंज आए, उसके कारण क्या होगी, आपकी रेशियो चेंज हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली जब रेशियो चेंज हो आउटपुट के चेंज होने से, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, वेयर इज लॉन्ग पीरियड, इट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन in which factors ratio does not change with change in the volume of output. कहते शॉर्ट पीरियड तो था जिसमें रेशो चेंज हो जाए, किसके साथ, आउटपुट चेंज होने के कारण। ठीक है, लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन होता है जिसमें रेशो चेंज ना हो आउटपुट में चेंज आने के कारण, यानी आउटपुट में जितना मर्जी चेंज आए रेशो आपकी सेम रहे, उसको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, output is increased by increasing the application of one variable factor only. कहते शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन में सिर्फ आउटपुट तभी बढ़ सकता है जब हम वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाएंगे। ठीक है, यानी वो कह रहा है जब वेरिएबल फैक्टर बढ़ेगा सिर्फ तभी हमारा आउटपुट बढ़ सकता है, क्योंकि हमने शॉर्ट पीरियड पढ़ा था। शॉर्ट पीरियड में क्या था, शॉर्ट पीरियड में एक वेरिएबल फैक्टर था, एक फिक्स्ड फैक्टर था। ठीक है, वो कह रहा है शॉर्ट रन में आउटपुट में तभी चेंज आ सकता है जब वेरिएबल फैक्टर में चेंज आए। ठीक है, आउटपुट, वेयर इज लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन, आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स। वो कहते हैं लॉन्ग पीरियड में आउटपुट तब चेंज होता है जब सारे के सारे फैक्टर्स की रेशियो हम चेंज कर दे, यानी सारे के सारे फैक्टर्स चेंज कर दे। चेंज करने का मतलब है उनको रिप्लेस करना नहीं है, चेंज करने का मतलब है या तो इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग पीरियड में हमने पढ़ा था कि सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स, दैट मीन्स वो सारे चेंज हो सकते हैं। इसीलिए लॉन्ग पीरियड में आउटपुट में चेंज लाने के कारण सारे फैक्टर्स को चेंज करना पड़ेगा, तभी हमारे आउटपुट में चेंज आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, scale of output remains constant no matter what the level of output is. कहते हैं स्केल ऑफ आउटपुट, दैट इज हमारी लैंड या हमारी मशीनरी, कांस्टेंट रहती है चाहे आउटपुट में जितना मर्जी फर्क पड़े। ठीक है, स्केल ऑफ आउटपुट मींस आप ऐसे समझ लें हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स। शॉर्ट पीरियड में हमने पढ़ा है फिक्स्ड फैक्टर्स चेंज नहीं हो सकते, ये भी वही कह रहा है कि यहाँ पे स्केल ऑफ आउटपुट सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, चाहे आउटपुट में जितना मर्जी फर्क आए। ठीक है, यहाँ पे स्केल ऑफ आउटपुट रेफर कर रहा है मशीनरी या लैंड। ठीक है, लॉन्ग पीरियड में क्या होता है, स्केल ऑफ आउटपुट टेंड्स टू चेंज विद चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट।
क्योंकि लॉन्ग पीरियड में सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं, इसीलिए आउटपुट में चेंज आने के कारण स्केल ऑफ आउटपुट में भी चेंज आएगा। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में लैंड, मशीनरी, सब चीजें क्या है, हमारी वेरिएबल फैक्टर्स, इसीलिए आउटपुट में चेंज आने के कारण इन फैक्टर्स में भी चेंज आएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इज स्टडीड विद रेफरेंस टू रिटर्न्स टू फैक्टर। ये हमने पढ़ा कि शॉर्ट पीरियड हम पढ़ते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर से रिलेट करके, और लॉन्ग पीरियड हम पढ़ते हैं रिटर्न्स टू स्केल से रिलेट करके। रिटर्न्स टू फैक्टर का मतलब है वेरिएबल फैक्टर्स किस तरीके से असर डालते हैं आउटपुट चेंज होने पे, और रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है सारे फैक्टर्स किस तरीके से असर डालते हैं आउटपुट चेंज आने से। ठीक है, ये था हमारा डिफरेंस शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड में, जो हमने प्रीवियस क्लास में अपना पढ़ा था शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड। या आज हमने ब्रीफ में समझा, रिकॉल किया कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस था क्या, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड में। ठीक है, अब नया टॉपिक इस चैप्टर का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसपे आगे पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है। इट इज TP, दैट इज टोटल आउटपुट, MP, that is marginal product, AP, that is average product of the variable factors। यानी तीन कंसेप्ट यहाँ पे आएंगे, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, इन तीनों को साइमल्टेनियसली नहीं समझ सकते हैं, काफी कंफ्यूजन हो जाएगी, इसीलिए सबको मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं टोटल प्रोडक्ट से कि व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट को हम शॉर्ट में टीपी भी लिखते हैं। टीपी इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स along with some constant amount of fixed factors used in the process of production। वो कह रहा है टीपी का मतलब होता है कि वेरिएबल फैक्टर्स और जो आपके पास फिक्स फैक्टर्स है, दोनों का इस्तेमाल करके, पूरा यूज करके आपका कितना टोटल आउटपुट आया है उसको कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। यानी जितने आपको वेरिएबल फैक्टर्स दिए हुए थे, जितना आपका फिक्स फैक्टर कांस्टेंट है, इन दोनों को यूज करके, ठीक है, इन दोनों को अच्छे से काम में लाकर आपका कितना आउटपुट प्रोड्यूस होता है, टोटल कितना आप आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो, टोटल कितना यूनिट आपने प्रोड्यूस किया है, उसको हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट मींस टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई है आपके गिवन वेरिएबल्स और फिक्स्ड फैक्टर्स। ठीक है, मेरे को लग रहा है आपको समझ लग रही है, आई होप ये क्लियर है। टीपी का मतलब, टोटल प्रोडक्ट का मतलब, जब गिवन आपको वेरिएबल फैक्टर्स और कांस्टेंट फिक्स फैक्टर्स दिए हुए हो, उनका यूज करके आपका टोटल कितना प्रोडक्शन आ सकती है, टोटल कितना आउटपुट आ सकता है, उसको हम कहते हैं टीपी, दैट इज टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, लेट अस कंसिडर, यहाँ पे एक एग्जांपल ही है कि एल हमें पता है लेबर होती है एज अ वेरिएबल फैक्टर, हमें ये अच्छे से पता है कि एल मतलब लेबर, दैट इज अ वेरिएबल फैक्टर, एंड के मतलब कैपिटल विच इज अ फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, शॉर्ट पीरियड में क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर चेंज नहीं होगा तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, as the fixed factor, also assume that along with some constant applications of the fixed factor, say one machine, the producer is using 1 through 6 units of the variable factors। कहते मानते हैं हम कि जो हमारा फिक्स फैक्टर है वो कांस्टेंट है, लेकिन वो फिक्स फैक्टर यूज तो कर रहा है ना कंज्यूमर। ठीक है, the resultant output is 10, 12, 15, 12, 10, 6 units of the commodity corresponding to each additional unit of labor used in such a situation। कहते, अब ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, इजीली क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं लेट सपोज करो कि आपके पास एक मशीनरी है। ठीक है, उस एक मशीनरी को यूज कर आपने 6 टाइम्स यूज किया है, और 6 टाइम्स आपने अपनी देखी आपकी प्रोडक्शन कितनी है। ठीक है, पहली बारी आपने क्या किया, एक मशीनरी को 6 बारी यूज किया, लेकिन जब एक मशीनरी को 6 बारी यूज किया, यानी फिक्स्ड फैक्टर को कांस्टेंट रिटर्न्स पे यूज किया है आपने, लेकिन वेरिएबल फैक्टर्स जो था आपकी लेबर, उसका कांस्टेंटली चेंज करते रहे। ठीक है, यानी एक मशीनरी को यूज करने के बाद पहले आपका आउटपुट आया 10, फिर आया 12, फिर 15, फिर 12 आया, फिर 10 आया, फिर 6 आया।
यानी 6 बारी एक ही मशीनरी को यूज करने के बाद ये आपके 6 अलग अलग आउटपुट निकले। अब वो कह रहा है मुझे ये बताओ मेरे टोटल कितना आउटपुट निकला है। टोटल कैसे निकालेंगे, जितने आपके 6 ये आउटपुट्स आए हैं इन सबको प्लस करके हम निकालेंगे हमारे टोटल कितने यूनिट्स आए हैं। ठीक है, यानी जब मैंने इन सब 6 यूनिट्स को अपने प्लस किया है तो मेरा आंसर आया 65 यूनिट्स। यानी एक मशीनरी 6 बारी यूज करने से, जिसमें लेबर हमने बार बार चेंज की है, लेकिन एक मशीनरी और लेबर यूज करने से 6 बारी जो मेरा रिजल्ट आया है उन सबको प्लस करके पता लग रहा है कि एक दिन में एक मशीनरी को 6 बारी और लेबर चेंज करने के बाद मैं 65 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ। यानी मेरे एक दिन का टोटल प्रोडक्ट इज 65 यूनिट्स। एक दिन यानी मैंने ये सिर्फ एग्जाम्पल दी है आपके लिए। बेसिकली टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई है। ठीक है, हमारा टीपी क्या आया 65 यूनिट्स। सबसे इजी टीपी कैलकुलेट करना इज वेरी इजी। सिर्फ आपको आपके सारे जितना भी प्रोडक्शन यूनिट्स आए हैं सबको ऐड कर देना है, आपका टीपी आ जाएगा। ठीक है, टीपी इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट ऑफ ईच यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। कहते हैं टीपी होता है सम टोटल, कि आपने वेरिएबल फैक्टर का जब एक एक यूनिट यूज किया है, फिक्स फैक्टर के यूनिट्स यूज किए हैं, तो उन्हें यूज करने के बाद आपका जो टोटल आउटपुट आया है उसे कहते हैं टीपी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टोटल रिटर्न्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। इसको हम कहते हैं टोटल रिटर्न्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर यूज करने के बाद वो हमें कितना रिटर्न दे रहे हैं, उनसे हमें कितना आउटपुट आ रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं टोटल रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, या टोटल रिटर्न्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, क्लियर हुआ कि टीपी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट। टीपी कहता है कि जब आपको जितने आपके वेरिएबल फैक्टर्स हैं प्लस आपके फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, उन सब को यूज करते हुए जितना आपका टोटल आउटपुट निकला है उसको हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट को हम टोटल रिटर्न्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर ही चेंज होता है। तो टीपी हमें बताता है कि वेरिएबल फैक्टर्स कितना हमें रिटर्न दे रहे हैं, यानी वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होने से हमें कितना प्रोडक्शन दे रहे हैं, इसको इसीलिए इसको कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट चले, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। आई होप टोटल प्रोडक्ट क्लियर होगा। व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। अब मार्जिनल वर्ड हमने बार बार पढ़ा है, मार्जिनल यूटिलिटी भी हमने पढ़ा था क्या होता है ना। अब मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट ये सेम होता है। ठीक है, MP refers to change in TP when one more unit of the variable factor is used, fixed factor remaining constant। अच्छा, जब हमने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, मार्जिनल यूटिलिटी होती है कि जब हम वन सक्सेसिव कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, यानी एक और चीज को कंज्यूम करने के बाद जो हमें उस एक और चीज से सेटिस्फैक्शन मिलती है उसे हम कहते थे मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट तो हमने निकाल लिया, अब टोटल प्रोडक्ट में एक वेरिएबल चेंज करने से जो नेक्स्ट आपका आंसर आएगा, जो नेक्स्ट आपका टोटल प्रोडक्ट आएगा, वो एक वेरिएबल चेंज करने से जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट कहता है वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यानी सपोज आपकी टीपी पहले थी 10, ठीक है, उसके बाद आपने एक और यूनिट यूज किया है जो जिसकी वैल्यू थी 5 यूनिट्स, यानी अब आपका टीपी हो गया 15। राइट, इतना क्लियर, हमारा टीपी हो गया 15। लेकिन एमपी क्या हुआ, एमपी हुआ ये 5 यूनिट्स, यानी वो एडिशनल यूनिट वेरिएबल प्रोडक्ट का जो हमने यूज किया है ताकि हमारा नेक्स्ट टीपी निकल सके। ठीक है, एडिशनल यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट। क्लियर, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है एडिशनल यूनिट यूज्ड। ठीक है, एग्जाम्पल इफ आउटपुट, ये एग्जाम्पल है, उससे देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं।
ठीक है। इफ आउटपुट इंक्रीज फ्रॉम 40 to 45 यूनिट्स व्हेन द इनपुट ऑफ लेबर इज इंक्रीज टू 5 to 6 यूनिट्स, देन कहते हैं सपोज हमारा टोटल आउटपुट 40 से 45 हो गया। कब हो गया? जब हमारी लेबर 5 से 6 हो गई। ठीक है। एमपी का फॉर्मूला होता है टीपी, यानी आपके जो न्यू टीपी है, ठीक है, माइनस आपकी जो ओल्ड टोटल प्रोडक्ट वैल्यू थी। ठीक है, यानी 45 में से 40 माइनस, क्या आंसर आया? 5। यानी हमारा कितना टीपी इंक्रीज हुआ? 5 यूनिट्स का। ठीक है, वो क्या कह रहा है, यानी 1 एक्स्ट्रा यूनिट लेबर की बढ़ाने से 5 यूनिट्स टीपी चेंज हुआ है। दिस इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट, कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाने से टोटल प्रोडक्ट में जो इंक्रीज आएगा। ठीक है, थस वी कैन से दैट एमपीएन का मतलब है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन। एन मतलब एनी प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड प्रोडक्ट हमने नहीं लिया, इसलिए यहाँ पे हम एन लेके चले। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, यानी न्यू टीपी, यानी जो आपका न्यू रिजल्ट आया है, माइनस जो ओल्ड टोटल प्रोडक्ट आपके पास था। ठीक है, बाय एडिंग अप एमपी ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स वी गेट टीपी। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसा सपोज करो हमें टीपी निकालना तो आ गया, हमें एमपी भी पता लग गया। अब फॉर एग्जाम्पल हमें कभी एमपी दिया हो और टीपी निकालना है, तो क्या करेंगे? अगर आप सारे एमपी को प्लस कर दोगे तो आपके पास आपका टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एमपी भी तो एक एक्स्ट्रा यूनिट से ही बना है ना। तो अगर आप सारे एमपीज को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आएगा टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या हुआ? एमपी का फॉर्मूला तो देख लिया। एमपी का फॉर्मूला होता है एमपी का फॉर्मूला होता है न्यू टीपी, यानी जो न्यू टोटल प्रोडक्ट आया है, माइनस जो पुराना टोटल प्रोडक्ट था। ठीक है, अब टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या हुआ? टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है समेशन एन आई इज इक्वल टू 1 MPI। दैट मीन्स जितनी आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट है आई यूनिट की, उन सब का समेशन। समेशन मीन्स टोटल, यानी जितना आपका मार्जिनल प्रोडक्ट आया है सबका टोटल, मार्जिनल प्रोडक्ट की जो वैल्यूज है सबको टोटल कर दोगे तो आपके पास आएगा टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, दोबारा डेफिनेशन देखते हैं। MP refers to change in TP when one more unit of variable factor is used. Fixed factor remaining constant. Sorry, यहाँ पे factor आ रहा है। वो कह रहे हैं MP का मतलब होता है जब TP में चेंज आए एक और यूनिट वेरिएबल फैक्टर का यूज करने से। ठीक है, यानी वेरिएबल फैक्टर का एक और यूनिट यूज करने से टीपी में जो फर्क आता है उसको हम कहते हैं एमपी, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, टीपी इज द सम टोटल ऑफ एमपी कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। कहते हैं टीपी का मतलब होता है एमपी जितने भी हैं, यानी हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट जितने भी हैं उन सबका टोटल। ठीक है, टीपी मीन्स सारे मार्जिनल प्रोडक्ट्स का टोटल। क्लियर? आई होप ये क्लियर है अब कि व्हाट इज एमपी एंड व्हाट इज टीपी, दोनों को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमारा लास्ट कंसेप्ट इसी में आता है एपी। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट मतलब हमारे 3 कंसेप्ट थे ना, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमने टोटल पढ़ लिया, मार्जिनल पढ़ लिया, नाउ इज द टर्न ऑफ एवरेज प्रोडक्ट कि एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट और एपी इज आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, यानी वेरिएबल फैक्टर के पर यूनिट से कितना आउटपुट निकल रहा है, इसको हम कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, यानी सपोज अगर आप 5 यूनिट्स यूज कर रहे हो वेरिएबल फैक्टर की, तो हर एक यूनिट से कितना आउटपुट आ रहा है उसको हम कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, इट इज एस्टिमेटेड एज अंडर, एवरेज प्रोडक्ट की वैल्यू होती है टीपी अपॉन एल। टीपी का मतलब हमें पता लग गया है, टीपी मीन्स टोटल प्रोडक्ट। एल का मतलब यहाँ पे होता है यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, या इजीली आप याद कर सकते हो लेबर। ठीक है, एपी का फॉर्मूला होता है टीपी अपॉन एल, यानी टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर।
ठीक है, उससे हमारा निकलता है कि हम एवरेजली कितना प्रोड्यूस कर पा रहे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ टीपी इज 40, यानी हमें टीपी दिया हुआ है, व्हेन 5 यूनिट्स ऑफ लेबर आर यूज्ड, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है उसमें 5 यूनिट्स लेबर यूज हो रही है, तब उसका टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू आ रही है 40। ठीक है, यानी वो 5 यूनिट्स यूज कर रहा है लेबर की और उसका आउटपुट आ रहा है 40। ठीक है, तो उसने कहा बताओ हमें एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा। एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूले में बस वैल्यूज फिल करनी है। टीपी की जगह 40 और लेबर की जगह 5। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ 8 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यानी पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी पर यूनिट ऑफ लेबर पे हम 8 यूनिट्स आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी इजीली कहूं तो 5 यूनिट्स का आप समझ लो 5 लोग, यानी 5 लोग मिलके फॉर एग्जांपल 40 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो तुमसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि बताओ एक इंसान कितना प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो कैसे निकला, हमने उसको डिवाइड किया तो हमें पता लगा कि एक इंसान 8 आउटपुट निकाल पा रहा है, यानी हमारा एवरेज प्रोडक्ट हुआ 8। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट refers to physical output per unit of the variable factor used in the process of production। कहते हैं एपी का मतलब होता है फिजिकल आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी वेरिएबल फैक्टर्स जितने आप यूज कर रहे हो उनका पर यूनिट कितना आउटपुट दे रहा है उसको हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप ये क्लियर है कि व्हाट इज टीपी, एमपी एंड एपी। ठीक है, अब हमने समझ तो लिया, डेफिनेशंस भी देख लिया, थोड़ा सम के थ्रू भी समझते हैं कि ये तीनों को कैलकुलेट कैसे इजीली किया जाता है। ठीक है, फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेट द एस्टिमेशंस ऑफ एपी, एमपी एंड टीपी यूजिंग हाइपोथेटिकल फिगर्स। हाइपोथेटिकल का मतलब है अपनी तरफ से फिगर्स ली हैं। ठीक है, द टेबल इज बेस्ड ऑन द assumption that using L labor is the variable factors and that same constant amount of fixed factor is used in the production। इस टेबल में ये अजम्पशन ली गई है कि हमारा वेरिएबल फैक्टर लेबर है और हमारे बाकी फैक्टर्स क्या हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने अपने यूनिट ऑफ लेबर्स लिखे हैं कि पहले 1 यूनिट, फिर 2, 3, ऐसे करते करते 7 यूनिट्स। टोटल प्रोडक्ट भी उन्होंने देखा, उन्होंने लिखा हुआ है कि उनका टोटल प्रोडक्ट कैसे आया पर यूनिट से। एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकाला वो हमें पता है, टीपी अपॉन लेबर, तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट भी आ गया। और एमपी क्या होता था, न्यू टीपी माइनस ओल्ड टीपी। ठीक है, व्हेन 6 यूनिट्स ऑफ लेबर्स और वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड, कहता है जब 6 यूनिट्स ऑफ लेबर थी, यानी ये वाली लाइन, जब 6 यूनिट्स ऑफ लेबर थी तब क्या हो रहा था, तब हमारा टीपी आया एपी इंटू एल। एपी इंटू एल मतलब एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय एल। हम टीपी ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, टीपी निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, जो आपको इजी लगे, आपको पता है मैथ्स है, आंसर निकालना है, फॉर्मूले तो बहुत सारे निकलेंगे। एक टीपी का फॉर्मूला हमने पढ़ा, समेशन ऑफ एमपी, यानी सारे मार्जिनल प्रोडक्ट्स को प्लस कर दो। ठीक है, एक और हमने टीपी का फॉर्मूला क्या देखा, एपी इंटू एल, सॉरी एपी इंटू एल, यानी अगर हमें ये पता होगा कि एक इंसान कितना प्रोड्यूस कर रहा है तो हम सबका निकाल सकते हैं, टीपी निकल जाएगा, है ना। तो यानी हमने 6th वाले पॉइंट पे, यानी जब हमारे पास 6 यूनिट्स ऑफ लेबर थी तब हमने अपना टीपी निकाला, तो तब मेरा टीपी आया 150। देखिए मैंने दोनों फैक्टर्स से टीपी निकाला है, पहले समेशन एमपी करके भी टीपी निकाला तो भी 150 आया, फिर मैंने एपी इंटू एल करके निकाला तो भी 150 आया। ठीक है, दैट मीन्स आप टीपी का दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओ, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, फिर एपी निकाला कि इसी यूनिट पे यानी 6 वाली लाइन पे ही मेरा एपी क्या आता है, एपी का फॉर्मूला वाज टीपी अपॉन एल, यानी 150 अपॉन 6। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया 25, यानी इस टाइम पे मैं एवरेजली 25 प्रोड्यूस कर रही हूँ, यानी इस टाइम पे एक इंसान 25 आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है। ठीक है, अब एमपी निकालना था 6th यूनिट का, 6th यूनिट, अब स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है कि 6th यूनिट का मुझे एमपी चाहिए, यानी जब 6 यूनिट्स ऑफ लेबर थी मुझे तब का एमपी चाहिए। तब का एमपी निकालने के लिए आप क्या करोगे,
तब का एमपी, यानी हमें अगर 6th यूनिट का एमपी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नया वाला एमपी यानी 6th यूनिट का एमपी हमें पता होना चाहिए, और उसका पिछला पिछला यानी 6 के प्रीवियस 5, यानी हमें अभी वाला टीपी पता होना चाहिए और पहले वाला टीपी पता होना चाहिए। अगर हमें ये दोनों पता होंगे तो हमारा प्रेजेंट एमपी निकल आएगा। ठीक है, हमने देखा हमारा नया टीपी भी 150 है, पुराना भी 150 है। जब हमने सॉल्व किया तो हमने देखा हमारा एमपी क्या आया, 0। ठीक है, इस सम में क्या है, बेसिकली ये सम आपको बेसिकली ये बता रहे हैं सम सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, लाइकवाइज व्हेन 7 यूनिट्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड, यानी हमने 6th का निकाला, फिर उन्होंने 7th का भी निकाला है कि अगर आपको 7th का निकालना है तो 7th में भी सेम फॉर्मूला, टीपी के मैंने दोनों फॉर्मूलाज निकाल के देखे, दोनों के सेम आंसर्स आए। एपी का फॉर्मूला लगाया 21, सेम आंसर, ठीक है 21 आंसर आया। एपी का फॉर्मूला वॉज टीपी अपॉन एल, ठीक है ना, टीपी हमारा क्या था 147 और एल हमारा क्या था 7, यानी 147 अपॉन 7 आंसर आया हमारा 21। ठीक है, और 7th यूनिट का एमपी कैसे निकलेगा, पहले हमें 7th यूनिट का टीपी पता होना चाहिए और उससे प्रीवियस यानी 6 यूनिट का टीपी पता होना चाहिए। ठीक है, जब हमने सॉल्व किया तो हमारा टीपी या एमपी, सॉरी ध्यान से देखिए, एमपी यहाँ आया नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे हमारा एमपी क्या आ रहा है, नेगेटिव एमपी आ रहा है। अब नेगेटिव एमपी का मतलब क्या होता है, एमपी नेगेटिव कैसे आ सकता है। Yes, MP can be negative in certain situations, particularly when there is excessive employment or disguised unemployment, as in some public sector undertakings in India. कहते हैं MP तब नेगेटिव आ सकता है, MP तब आपका नेगेटिव हो सकता है जब एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट आपने की हो, यानी आपका वो काम, जरूरत आपको 5 लोगों की है लेकिन आपने रखे 8 लोग हुए हैं, तो वो जो 3 एक्स्ट्रा लोग हैं उनके कारण आपकी एमपी नेगेटिव चली जाएगी। ठीक है, यानी जितनी आपको नेसेसिटी है उससे ज्यादा आप एम्प्लॉय करके रखोगे तो आपकी एमपी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, एक्सेसिव employment of workers more than required reduces overall efficiency of the workers, because of which MP may be negative। कहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा आप अपने अगर ये रखोगे, वर्कर्स ज्यादा रखोगे यानी रिक्वायरमेंट से ज्यादा वर्कर्स रखोगे तो क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एमपी तब नेगेटिव हो सकता है जब ओवर एम्प्लॉयमेंट हुई हो, यानी जरूरत से ज्यादा लोग उन्होंने एम्प्लॉय किए हों। ठीक है, इन सच सिचुएशन टीपी इंक्रीजेस व्हेन सम वर्कर्स आर विड्रॉन। इन सिचुएशन में टीपी तभी सिर्फ बढ़ता है जब कुछ वर्कर्स को काम से हटा दिया जाए, यानी 5 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट थी, रखे 8 हुए हैं। ठीक है, एमपी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। टीपी इंक्रीज करना है तो क्या होगा, ये 8 लोगों की जगह आपको इन्हें 5 करना पड़ेगा, आपको कुछ वर्कर्स को काम से हटाना पड़ेगा ताकि आपका जो टीपी है यानी टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करे। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। चलिए एक सम सॉल्व करके देखते हैं। अभी तो एक सम सॉल्व था उसको हमने समझा, अब एक सम सॉल्व करके देखते हैं जिसमें वो हमें कह रहा है एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल के दो हमें दोनों चीजों का। ठीक है, पहले एवरेज प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, पहले एवरेज प्रोडक्ट निकालते हैं। एवरेज प्रोडक्ट का हमारा फॉर्मूला क्या था, टीपी अपॉन एल। ठीक है, टीपी हमें दिया हुआ है, एल हमें दिया हुआ है। पहले का निकालते हैं टीपी अपॉन एल, यानी पहली इक्वेशन में क्या है 20 अपॉन टीपी हमारा 20। ठीक है ना, लेबर क्या है हमारी 1, तो हमारा 1 अपॉन 20 यानी हमारी एवरेज प्रोडक्ट क्या आई 20। ठीक है, सेकंड वन सेम, पहले सिर्फ एवरेज प्रोडक्ट निकालते हैं फिर मार्जिनल निकालेंगे। सेकंड में है 36 अपॉन 2। 36 अपॉन 2 क्यों किया, 36 टीपी था और लेबर कितनी थी 2। 36 अपॉन 2 किया तो आंसर क्या आया हमारे पास 18। ठीक है, फिर थर्ड वन 48 अपॉन 3। ठीक है, 48 अपॉन 3
आंसर किया तो क्या आया हमारे पास, 48 को 3 से डिवाइड करो, आंसर आएगा हमारे पास 16। ठीक है, फिर नेक्स्ट एपी सेम वैसे ही 56 डिवाइडेड बाय 4, 56 को 4 से डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा आपका 14। ठीक है, फिर 60 को 5 के साथ। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट का अभी तक तो फॉर्मूला रट जाना चाहिए कि सबसे इजी फॉर्मूला है टीपी अपॉन एल। 60 को 5 से किया तो आंसर क्या आया 12। ठीक है, फिर 60 को 6 से किया, यानी 60, देखो टोटल प्रोडक्ट सेम है यहाँ पे, 60 को मैंने 6 से किया तो मेरा आंसर आया 10। ठीक है, लास्ट वन 56, 56 को जब मैंने 7 से किया तो मेरा आंसर आया 8, यानी मेरा एवरेज प्रोडक्ट सारा निकल गया। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट क्लियर। अब हमने क्या निकालना है अपना एमपी। अब एमपी निकालना कई बच्चों को ट्रिकी लगता है क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कौन सा टीपी लेना है बाद में कौन सा लेना है, थोड़ा कंफ्यूजन होती है। तो इजीली देखते हैं एमपी कैसे निकालना है। फर्स्ट वाले पार्ट का एमपी कैसे निकलता है, प्रीवियस पता होना चाहिए और प्रेजेंट पता होना चाहिए। ठीक है, अब जब पहली चीज की बात कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस तो कुछ होगा ही नहीं, यानी फर्स्ट का तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा मुझे बताओ। जब आपको कोई चीज पहली पता ही नहीं, मतलब इससे पहले की आपको पता ही नहीं है, एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट माइनस प्रीवियस। अब पहली चीज की बात करें तो प्रीवियस तो कुछ हो गई, तो यहाँ पे एमपी क्या होगा, सेम 20 सेम रहेगा एमपी, एमपी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड कैसे निकलता है, प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट सेकंड वाला क्या है 36, प्रेजेंट 36 है ना 20 के सेकंड वाले सम के अकॉर्डिंग। दोबारा बताती हूँ, ऐसे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, वेट। पहला हमें समझ लग गया, पहला एमपी कैसे आया, एमपी का हमारा फॉर्मूला क्या था, लिख लेते हैं, न्यू टीपी माइनस ओल्ड टीपी। ठीक है, यही फॉर्मूला था हमारा। अब हम सेकंड वाली इक्वेशन का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, सेकंड वाले का हमने फर्स्ट का निकाल लिया, सेकंड का निकालना कैसे निकालेंगे बताओ। सेकंड की प्रेजेंट टीपी कितनी है 36, करेक्ट, माइनस प्रीवियस टीपी यानी पीछे वाली क्या है 20। ठीक है, यानी प्रेजेंट इज 36 माइनस प्रीवियस यानी ओल्ड टीपी क्या थी 20, आंसर क्या आया हमारा 16। ठीक है, अब समझ लग रही है। थर्ड की चलते हैं, थर्ड में प्रेजेंट क्या है हमारे पास 48 माइनस, अब प्रीवियस कौन सी है, अब 48 के पीछे वाली है हमारे पास 36। ठीक है, इसी में मोस्टली कंफ्यूजन होती है कि 20 लेनी है कि 36 लेनी है, 36 लेनी है, यानी उससे एग्जैक्ट पीछे वाली, ज्यादा नहीं जाना। ठीक है, 48 के एग्जैक्ट पीछे इज 36, यानी यहाँ पे 36, क्या आंसर आया 12। ठीक है, अब फोर्थ वाली की प्रेजेंट टीपी इज 56। ठीक है, पुरानी हमारे पास क्या है 48, यानी हमारे पास मार्जिनल क्या आई 8। ठीक है, समझ लग रही है, आई होप समझ लग रही होगी। फिफ्थ वन की प्रेजेंट टीपी क्या है 60 माइनस प्रीवियस क्या थी 56, आंसर क्या आया 4। ठीक है, अब सिक्स्थ वाले की प्रेजेंट इज 60 अगेन, लेकिन सिक्स्थ वाले की प्रेजेंट इज 60 एंड प्रीवियस वन इज ऑल्सो 60। ठीक है, यानी 60 में से 60 गए तो क्या बचा 0। लास्ट वन, लास्ट सेवेंथ वन इज 56, 56 माइनस प्रीवियस वन इज 60। अब 56 में से 60 जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट आ गया है, यानी लास्ट वाले पे क्या है एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट हुई है, ज्यादा लोग उसने काम पे रखे हुए हैं रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा। ठीक है, आई होप आपको इस सम के थ्रू ये क्लियर हुआ कि ये सम सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कि एवरेज प्रोडक्ट और टोटल और मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना कैसे है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब ये तो था सिंपल सम जिसमें हमें यूनिट ऑफ लेबर दिए हुए थे, टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ था, बस एवरेज और मार्जिनल निकालना। एक ऐसा सम करते हैं जिसमें आपको यूनिट्स ऑफ लेबर दिए हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट दिया है, लेकिन ना टोटल प्रोडक्ट दिया है ना एवरेज प्रोडक्ट दिया है।
पहले क्या करते हैं सिंपल, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एपी का फॉर्मूला होता है टीपी अपॉन एल, ठीक है। अब एपी तो हम सॉल्व कर नहीं सकते पहले, क्योंकि एपी के लिए रिक्वायरमेंट है टोटल प्रोडक्ट की, और टोटल प्रोडक्ट हमें पता नहीं है, यानी बाय डिफॉल्ट हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि टोटल प्रोडक्ट के भी दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है एपी इंटू एल, ठीक है। अब हम ये फॉर्मूला भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि एपी इंटू एल लगाने के लिए हमें एपी पता होना चाहिए, और हमारे पास तो वो भी नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे टीपी का प्रीवियस जो दूसरा फॉर्मूला था, विच वॉज समेशन ऑफ एमपी, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट का टोटल, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट तो दिया हुआ है, मार्जिनल प्रोडक्ट का टोटल तो निकल सकता है, वो तो निकालना इजी है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के थ्रू पहले हम अपना टीपी निकालेंगे, ठीक है। अब पहले वाले का टीपी क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट का टोटल निकालना है ना। अब पहले तो मार्जिनल प्रोडक्ट ही 18 है, तो टोटल किसका, पहले तो कुछ था ही नहीं ना, है ना, पहला ही 18 है, यानी टोटल प्रोडक्ट पहला क्या होगा, सिंपल 18, ठीक है। यानी मार्जिनल प्रोडक्ट आपका पहले, इससे पहले 18 से पहले कुछ था नहीं ना, 18 से पहले जब कुछ था ही नहीं, तो यानी आपका टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, 18, ठीक है। नेक्स्ट आपका टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, नेक्स्ट निकलेगा 18 प्लस 16, मार्जिनल टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, प्रीवियस जितनी भी मार्जिनल प्रोडक्ट है उनका टोटल, सबका टोटल, ठीक है। यानी 18 प्लस 16 क्या आएगा, 34, ठीक है। देन फिर हमें क्या टोटल चाहिए, अब देखिए, अब अगर ऐसे लिखने की बजाय कि अगर मैं ऐसे लिखूं 18 प्लस 16 प्लस 14, ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है लंबा लगे, कंफ्यूजन लगे। इसकी बजाय मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, इसकी बजाय हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 34 प्लस 14, क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। 34 हमने क्यों लिखा, क्योंकि 34 ऑलरेडी 18 और 16 का टोटल है, तो मैं उसने अलग अलग से क्यों लिखूं, ठीक है। तो मैं सिंपल ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब 34 प्लस 14 क्या आंसर आया हमारा, 48, ठीक है। अब नेक्स्ट वन कैसे करेंगे, 48 प्लस 12, ठीक है। 48 प्लस 12 क्या आंसर आएगा हमारा, हमारा आंसर होगा 60, ठीक है। यानी कैसे टोटल प्रोडक्ट निकलता है, प्रीवियस सारे एमपीज का टोटल, पहले 8 नॉर्मल आ गया, फिर दोनों के टोटल आया ये, फिर इन तीनों का टोटल आया, ठीक है, फिर इन चारों का टोटल हमने निकाला। अब नेक्स्ट वन है इन सब का टोटल। अब इन सब के टोटल में क्या होगा, ध्यान से देखिए, इन सब के टोटल में लास्ट वन जो है वो -1, ठीक है। लास्ट वन आपका नेगेटिव है, -5 है, यानी आपका 60 जो आया है उसमें से प्लस करना पड़ेगा किसको, -5। अब ये तो इंटीजर्स वाला चैप्टर है, ये तो सबको आना चाहिए। 60 प्लस -5 इज इक्वल टू, सबको पता है प्लस माइनस इज माइनस, 60 - 5 इज 55, यानी हमारा लास्ट टोटल प्रोडक्ट आता है 55। क्लियर, आई होप ये आपको क्लियर हुआ कि हमने कैसे निकाला है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारी टीपी तो निकल गई, टोटल प्रोडक्ट तो हमारा निकल गया, अब निकालना है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला वो तो हमें पता ही है, टीपी अपॉन एल। अब टीपी निकल गई तो एमपी ये एपी निकालनी तो बहुत इजी है, क्योंकि हमें सिर्फ टीपी की रिक्वायरमेंट थी, वो तो हमने निकाल ली, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, टीपी के फॉर्मूले में हम डालेंगे अपना टीपी अपॉन एल, ठीक है। एपी निकालने के लिए हम डालेंगे टीपी अपॉन एल। मैं उसके साथ आपको फॉर्मूला लिखती जाती हूँ। पहला है 18, पहला आपका टोटल प्रोडक्ट इज 18 डिवाइडेड बाय, स्लैश का साइन मतलब होता है डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स है लेबर के, 1, यानी 18 डिवाइडेड बाय 1, आंसर इज 18, यानी एपी भी 18 आया। दूसरा
34 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आया बताइए? 34 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 17। ठीक है, क्लियर? 34 को 2 से डिवाइड किया तो 17, 34 को क्यों किया? टोटल प्रोडक्ट 34 है और यूनिट्स 2 है, इसीलिए 34 को 2 से किया। ठीक है, उसके बाद 48 डिवाइडेड बाय 3, 48 को 3 से क्यों किया? टोटल प्रोडक्ट 48 है, यूनिट्स कितने हैं? 3। ठीक है, 48 को 3 से करो तो क्या आंसर आता है? 16। ठीक है, फिर 60, टोटल प्रोडक्ट यहाँ हमारे पास 60 है, 60 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स हैं? 4। 60 को जब आपने 4 से किया तो क्या आंसर आया? 15। ठीक है, यानी जब 60 टोटल प्रोडक्ट को आपने 4 यूनिट्स ऑफ लेबर से किया तो आंसर आया 15। ठीक है, एंड नाउ द लास्ट वन दैट इज 55, यहाँ पे हमारा टोटल प्रोडक्ट है 55 डिवाइडेड बाय 5, हमारी एवरेज प्रोडक्ट क्या आई? 11। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ कि हमने एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकाला है। हमने 2 सम्स किए हैं, एक में हमें टोटल प्रोडक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर दोनों दिए हुए थे, बस एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल निकालना था, वो तो इजी था। ठीक है, वो तो सबसे इजी कंसेप्ट होता है जब टोटल प्रोडक्ट, मेजर रूल होता है टोटल प्रोडक्ट का। ठीक है, जब टोटल प्रोडक्ट दिया हो मतलब समझ आना सम बहुत इजी है, सबसे इजी सम है। ठीक है, लेकिन ट्रिकी सम तब होता है जब टोटल प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट, अब इस सम में क्या था? यूनिट्स ऑफ लेबर भी दिए हुए थे, मार्जिनल प्रोडक्ट भी दिया हुआ। ठीक है, उन्होंने हमें कहा था कि टोटल प्रोडक्ट निकाल के दो और एवरेज प्रोडक्ट निकाल के दो। हमने पहले क्या किया? पहले दोनों के फॉर्मूलेज लिखे। हमने देखा एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें टोटल प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, अब टोटल प्रोडक्ट तो था नहीं, तो यानी हम एवरेज प्रोडक्ट पहले नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है टोटल प्रोडक्ट की और वो हमारे पास है नहीं, इसलिए एवरेज प्रोडक्ट पहले नहीं निकल सकता। पहले हमें बाय डिफॉल्ट क्या निकालना पड़ेगा? टोटल प्रोडक्ट ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने देखा टोटल प्रोडक्ट के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है एपी मल्टीप्लाई बाय एल, एक होता है समीशन एमपी। हमने देखा पहले फॉर्मूले में अब एपी की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास वो भी नहीं है, यानी पहला फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, सेकंड फॉर्मूले में उन्होंने कहा समेशन एमपी, यानी एमपी का टोटल लिखना है। तो हमने टेबल में देखा कि हाँ चलो एमपी तो हमें दिया हुआ है, यानी इस फॉर्मूले के थ्रू हम टीपी तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हमने पहले अपना टीपी निकाला। जब हमारा टोटल प्रोडक्ट आ गया तो टोटल प्रोडक्ट से हमने क्या निकाला? एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, एक बारी टोटल प्रोडक्ट निकल जाए तो बाकी सब निकालना बहुत इजी होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है कि हमने सम्स कैसे किए हैं। आज बस इतना ही करते हैं क्योंकि आज हमने कुछ फॉर्मूलेस किए हैं, नए कंसेप्ट्स किए हैं। ठीक है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर्स में अपना रिटर्न टू फैक्टर्स ये सब शुरू करेंगे, अपने आगे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। ओके, एंड अभी बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। Thank you and please like and subscribe.